आपके हिसाब से क्या ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी को बदलनी चाहिए? नहीं, लगभग हमारी सरकार ने हर मोर्चे पर काम किया। कुछ काम गिना दीजिए, क्योंकि ऐसे तो हेमा मालिनी भी कहती है कि हमें याद नहीं है, बस किया तो बहुत कुछ है, याद नहीं है। नहीं है हेमा मालिनी, हम तो नहीं है हेमा मालिनी, मैं तो नहीं हूँ। लेकिन मैम सरकार एनकाउंटर नहीं करवाती, पुलिस करती है। सरकार तो जैसा कि पहले महिलाएं घर में रहती थी, उनको मतलब दबाव बना के रहा जाता था, इस समय महिला जो माफिया है, जो अपराधी है, जो भूमि को हड़पने का काम करते हैं, जो गरीब आदमी की जमीन छीनने हैं, जो गरीब आदमी को प्रताड़ित करके काम कर रहे हैं, उनको कहीं न्याय नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका और मैं हूं अपर्णा शर्मा आपके साथ। और इस समय मौजूद हैं डीएवी कॉलेज में, जहां पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल 9 साल के कार्यकाल को पूरा होने के उपलक्ष्य में यहां एक जनसभा का आयोजन किया गया है। और आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन के माध्यम से कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पे जनसभा इकट्ठा हुई है, कितनी भारी संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है। और हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि 9 साल में क्या कार्य किया भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में क्या कार्य किया भारतीय जनता पार्टी ने, और आगे किस तरीके से ये काम करने वाली है और क्या क्या बदलाव लाने वाली है। 2024 की क्या तैयारी है, आइए जानते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है फैजुल्लागंज से पार्षद, आप अपना नाम बताइए। सत्यदेव सिंह। सत्यदेव सिंह जी, मुझे ये बताइए कि आपका जो कार्य क्षेत्र है वो तो उसकी बात तो अलग है, उसको तो आप देख ही लेंगे। आप ओवरऑल बीजेपी में किस तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं? देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पद कोई भी हो, दायित्व कोई भी हो, हम एक विचारधारा के लिए काम करते हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसका एक ही मात्र लक्ष्य है कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है वो कैसे सशक्त बने, कैसे सक्षम बने, कैसे उसको रोजगार मिले, कैसे उसके परिवार में खुशहाली आए, सारी योजनाएं देख लीजिए। उसी विचारधारा पर चल करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है। चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वह राशन की योजना हो, एक तरीके से अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको सशक्त बनाने का काम पिछले 9 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये तो बड़ाई हो गई, अपनी बड़ाई हर आदमी करता है। जब जहाँ अच्छाई होती है वहाँ थोड़ी बहुत बुराई भी होती है। तो आपके हिसाब से क्या ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी को बदलनी चाहिए? नहीं, लगभग हमारी सरकार ने हर मोर्चे पर काम किया। आज देखिए, आज विश्व में भारत का डंका बज रहा है। पहले कोई प्रधानमंत्री जाता था 2014 के पहले, आप सोचिए आज राष्ट्राध्यक्ष खुद ही स्वागत करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री के। पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने पैर छू करके स्वागत और अभिनंदन किया। ये देश के लिए गौरव की बात है और हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पर। हमारे साथ और भी कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे इसी जनसभा के बारे में और बीजेपी के बारे में कि 2024 में वो किस तरीके से आगे काम करने वाली है। सर, आपका नाम बताइए। अखिलेश सिंह। सर, आप ये बताइए कि अभी तक आपके हिसाब से बीजेपी ने कितना काम किस हद तक बेहतर काम किया है और आगे भी कैसा काम करेगी? बीजेपी ने सिर्फ काम किया है और शुरू से लेकर के आखिरी तक अगर हम बताना शुरू करेंगे काम के बारे में तो कई दिन कई साल समय बीत जाएगा, काम उसके ख़त्म नहीं होंगे। नहीं, कुछ काम गिना दीजिए, क्योंकि ऐसे तो हेमा मालिनी भी कहती है कि हमें याद नहीं है, बस किया तो बहुत कुछ है, याद नहीं है। नहीं है हेमा मालिनी, हम तो नहीं है हेमा मालिनी, मैं तो नहीं हूँ। लेकिन पार्टी के जो भी मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता ही काम करता है नीचे के स्तर से, और कार्यकर्ता ही पार्टी को आगे बढ़ाता है। और सभी कार्यकर्ता हैं, सभी जनमानस कार्यकर्ता के रूप में ही है पार्टी के साथ में, और बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जो एनकाउंटर्स के बारे में आपकी क्या राय है? जो एनकाउंटर्स हो जा रहे हैं सरेआम मीडिया के सामने एनकाउंटर हो जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैम, सरकार एनकाउंटर नहीं करवाती, पुलिस करती है। सरकार तो मतलब ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं पुलिस के पास? मैम, हमने पुलिस को ताकत दिया हुआ है कि जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का। बट जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो अगर सामने वाला जो मुजरिम है अगर बंदूक उठाएगा तो उसका रिप्लाई तो होगा ही। जब एक बार अगर सरकार आदेश दे देती है कि इसको उम्र कैद की सजा हो जा रही है, एक ही जगह वो उसको सजा हो रही है और दूसरे ही पल जैसे ही वो मीडिया के सामने आता है, जैसे ही वो बाहर आता है, एनकाउंटर हो जाता है, इस पे पूछिए। तो मैम, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अगर मतलब अगर सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी की फेलियर है, सरकार की फेलियर नहीं है, क्योंकि पुलिस व्यवस्था चारों तरफ थी लेकिन उन्होंने रोक नहीं पाया उनको उस समय। तो ये इनको नहीं रोक पाए।
मैम जो भी कर्मी मीडिया कर्मी बन के आए थे, आप अतीक अहमद की बात कर रही हैं, अतीक अहमद और असरफ अहमद की, तो जो मीडिया कर्मी के लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं बना हुआ है कि उनको किस तरीके से रोकना है, उनको चेकिंग करनी है, इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। और जो ये तीनों थे, तो कहीं ना कहीं से तो वो ऑर्डर्स आए होंगे ना, मैम उन्होंने रेकी की थी। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं गुंडाराज है कहीं ना कहीं आज भी? गुंडाराज नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि अगर फेल्योर हो रहा है सिस्टम का फेल्योर इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं, मीडिया की चेकिंग नहीं होती है। अब जैसे आप कचहरी में जैसे अभी हुआ है एनकाउंटर, उसमें क्या कहते हैं, वकीलों की चेकिंग नहीं होती है। चेकिंग तो कार्यकर्ताओं की भी नहीं होती, उस पर क्या कहेंगे? मैम कार्यकर्ताओं की चेकिंग होती है, जहाँ होना है वहाँ होती है, और कार्यकर्ताओं को सब पहचानते हैं, है ना। वकीलों के जैसे वकील है या मीडिया कर्मी है, वहाँ चेकिंग नहीं होती है। चलिए रानी सिंह जी, आप यहाँ पे किस पद पे हैं? मैं मंडल मंत्री महिला मोर्चा पश्चिम मंडल 3 से हूँ। अच्छा, तो आपने देखा होगा कि महिला और बाल विकास मंत्री हमारी स्मृति ईरानी जी ने भी जो संबोधित किया था, उस विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं? महिलाओं के लिए इस समय काफ़ी व्यवस्था की गई है। जैसा कि पहले महिलाएं घर में रहती थी, उनको मतलब एक दबाव बना के रहा जाता था। इस समय महिलाओं के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिए जा रहे हैं और अनेकों तरीके के रोजगार, वो घर बैठे भी रोजगार कर सकती हैं और काफ़ी उनको सुरक्षा भी। जैसे कि पहले महिलाओं को जब योगी मोदी की सरकार नहीं थी तो महिलाओं को काफ़ी वो दिक्कत होती थी, निकलने में हर चीज़ दंगे होते थे। इस समय सबसे ज़्यादा महिलाओं में सुरक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है और बच्चों के लिए भी अनेकों तरीके के कार्यक्रम की व्यवस्था की जा रही है। तो योगी मोदी आपने बोला और जाहिर सी बात है हम यहाँ पे मौजूद है तो आप योगी मोदी फैन हैं। प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, अगर मान लीजिए कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है कि उनको अपनी गद्दी सौंपनी हो किसी को, या वो उनकी गद्दी अगर किसी को मिलनी चाहिए, तो उनकी गद्दी मोदी जी के अलावा कौन डिजर्व करता है? मोदी योगी के अलावा तो मुझे तो अभी तक ऐसा कोई नहीं लगा है। इतने सालों में जितना इन्होंने किया है देश के लिए और अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, और भी सरकारें हैं और भी लोग हैं, हर सरकार में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है। आपके हिसाब से मोदी के अलावा अगर वो सीट किसी को मिलनी चाहिए, वो कुर्सी किसी को मिलनी चाहिए, तो किसको मिलनी चाहिए? मतलब अगर एक सेकंड ऑप्शन दिया जाए तो किसको मिलना चाहिए? सेकंड ऑप्शन तो फिलहाल कोई नहीं है, उनके अलावा नंबर 1 वही है। मेरा नाम कमल गुप्ता एडवोकेट। तो अभी आप भली भांति उस इंसिडेंट, उस घटना के से परिचित होंगे कि जो कोर्ट परिसर में हुई थी, तो आप उस पर कैसी दृष्टि रखते हैं, क्या सोच है आपकी उस पर? ये मैडम जो अपराधी मारे जाए मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन कोर्ट कैंपस में जो घटना घटी है इससे हम अधिवक्ता लोग काफ़ी परिचित हैं। कोर्ट कैंपस में इस तरह की घटनाएँ घटी हैं और उसमें जो गोली चली उसमें अधिवक्ता भी प्रभावित हो सकते थे। एक छोटी बच्ची को उसमें इंजर्ड हुई है और लोगों को लगी है। तो कोर्ट कैंपस में जो ये घटना के हम लोग काफ़ी परिचित, हम लोगों ने आंदोलन भी किया और मुख्यमंत्री से भी हम लोगों ने पहले मांग की थी, रक्षा मंत्री से भी मांग की थी कि प्रदेश में जो अधिवक्ताओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनके सुरक्षा के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट तुरंत लागू किया जाए। राजस्थान में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ और उत्तर प्रदेश में प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। वो इसलिए कि हम जो माफिया है, जो अपराधी हैं, जो भूमि को हड़पने का काम करते हैं, जो गरीब आदमी की जमीनें छीन रहे हैं, जो गरीब आदमी को प्रताड़ित करके काम कर रहे हैं, उनको कहीं न्याय नहीं मिलता है। किस तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए अधिवक्ताओं को? अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है। हाँ, हमको कोई परेशान करे, कोई हमको धमकी दे, हमें तुरंत FIR हो, वो आदमी जेल जाए, नॉन अवेलेबल हो, और कोई अगर कोई और ज़्यादा हीनियस क्राइम होता है तो उसको मुआवजा भी मिले। तो मेरा ये कहने मतलब कि हम लोग जो गरीब बुढ़वे लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनकी मदद करते हैं, दिन रात की सेवा में रहते हैं, तो इसलिए हम लोगों को खतरा ज़्यादा बना रहता है। इसलिए आपके हिसाब से आप लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, उसकी आप शिकायत किससे करना चाहेंगे? न्याय की बात नहीं है, वो तो हमने कभी चाहे नहीं, हमने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया और पूरे देश को आज़ाद करा करके हमने दूसरे को लोगों को सौंप दिया। हमने अपने लिए कुछ चाहे नहीं, लेकिन आज समय की मांग है तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है, जो अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो तुरंत प्रदेश में लागू हों ताकि जो नए अधिवक्ता हैं वो इस पैसे से प्रभावित होकर के अपने संविधान की रक्षा कर सके, देश की रक्षा कर सके। आज तक हम लोगों ने कुछ मांगा कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे महात्मा गांधी रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हों,
बाहर विदेश में रंगून में रह करके सेना बना करके हम लोगों ने देश को आज़ाद कराया, अपने लिए लिया क्या? हर जगह कहीं फीस है, हर जगह सेटलमेंट है, कुछ हम लोगों ने क्या है? कुछ लेते नहीं, हम लोग सिर्फ गरीबों के लिए काम करते हैं। सर आप अपना नाम बताइए। हमारे अध्यक्ष शशि मोहन शर्मा जी अध्यक्ष हैं, बुद्धेश्वर अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए किस तरह की सुरक्षा नीति अपनानी चाहिए कोर्ट परिसर में जो आजकल ऐसी चीज़ें ऐसे घटनाएं हो जा रही हैं? प्रश्न उत्तम है मैडम। आज अधिवक्ता जिस हालात से गुजर रहा है, बहुत महती आवश्यकता है। पार्टी बहुत अच्छे काम कर रही है, अपराध मुक्त कर दे रही है। आज अपराधी घबरा रहा है सरकार से, सरकार का काम बढ़िया है, सरकार का सराहनीय कार्य है। लेकिन जो कोर्ट परिसर में हो रहा है, न्यायालय परिसर में जब भी प्रवेश होता है तो चाहे अपराधी हो या सामान्य जनता हो, सभी को न्यायालय का प्रोटोकॉल मानना होता है, उसे स्वीकार करना होता है। अगर न्यायालय परिसर में इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो न्याय कहाँ मिलेगा? प्रश्न इस बात का है कि चिंतन इस विषय पर कर रहा है अधिवक्ता समाज कि अगर हमारा ही परिसर जहाँ पर न्याय मिलता है, अगर ईश्वर के चरणों में जाकर के हम माय लॉर्ड कहते हैं, हम उन्हें संज्ञा देते हैं भगवान की, जहाँ भगवान के मंदिर में न्याय नहीं मिलेगा और न्याय वहाँ पर किसी तरह से बाध्य हो जाएगा, किसी से भयभीत हो जाएगा। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्री बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नाश। तो अगर हम सचिव वैद्य और गुरु तीनों अगर भयभीत हो जाएंगे तो संसार में ना तो शरीर स्वस्थ रहेगा और ना ही समाज स्वस्थ रहेगा। इसलिए न्यायपालिका को बहुत सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। न्याय सरकार की मैं सराहना करता हूँ, साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा डिटेक्टर लगाया जाए हमारे प्रवेश द्वार में और सारे प्रवेश द्वार सुरक्षित कर दिए जाएं। ऐसा डिटेक्टर लगाया जाए जो डिटेक्टर प्रॉपरली काम करे। किसी तरह का हथियार अगर न्यायालय परिसर में प्रवेश कर रहा है, वो डिटेक्टर प्रायः चेक किए जाएं, प्रतिदिन चेक किए जाएं। सवेरे 8 साढ़े 8 बजे सुरक्षा व्यवस्था सारे डिटेक्टर को चेक करे कि क्या प्रॉपर कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आज अधिवक्ता चिंतन के विषय में ये खड़ा है कि क्या मैं आई कार्ड लेके प्रवेश करूं, क्या मैं अपने अधिवक्ताओं से कहूं कि काला कोट पहन कर आएं। आज काला कोट पहनकर अगर अपराधी घुस रहा है और अपराध को घटना अंजाम दे रहा है, आप समझिए कि अधिवक्ता चिंतित है कि आज आप हमारे काले कोट को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अधिवक्ता हैं, हम चिंतन कर रहे हैं, हमारा बुद्धेश्वर अधिवक्ता मंच चिंतन कर रहा है। हमने तत्काल बैठक रखी, हमारे कोषाध्यक्ष जी थे, हमारी बड़ी सभा थी, हम लोगों ने चिंतन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि हम लोगों को तत्काल ये कहना है शासन और सरकार से कि एक प्रॉपर ऐसा डिटेक्टर लगाया जाए जिसमें स्कैनिंग प्रॉपर हो। किसी तरह का हथियार, चाहे वो किसी तरह का हथियार हो, नहीं आएगा अंदर। वो चाहे हमारे काले कोट में हमारा कोई भाई भी है तो आप उसकी डिटेक्ट करिए, आप इन्वेस्टिगेट करिए कि उसके पास कोई हथियार ना हो, क्योंकि आज हम खतरे में हैं। और जब अधिवक्ता खतरे में है, न्यायपालिका खतरे में है, अगर न्यायपालिका के समक्ष ऐसी घटनाएं घटेंगी तो न्याय बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप महिला हैं, पत्रकार हैं, आप समझिए क्या पत्रकारों पर भी वारदात हुई, ये उचित नहीं है। हमारे न्यायपालिका और पत्रकार स्तंभ माने जाते हैं और इन स्तंभों को अगर असुरक्षित कर दिया जाएगा तो सामान्य जनता की आवाज़ खत्म हो जाएगी, न्याय नहीं मिल पाएगा। चलिए ठीक है, हमको ये इसी सवाल में से एक सवाल है कि आपने कहा कि जो है सराहना करते हैं हम सरकार की, जिस तरीके की व्यवस्था इन्होंने बनाई है, तो ये जो सरकार की जो उसकी आप सराहना करें तो कहीं ना कहीं तो जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, कोर्ट परिसर में ऐसी घटना हो जा रही है, उसके भी आदेश कहीं ना कहीं ऊपर से ही आए होंगे, सरकार द्वारा ही आए होंगे। देखिए, अपराधी है, उसने अपराध किया है, सरकार अगर इनकाउंटर कर रही है तो उसके पीछे सरकार की मंशा है। लेकिन सर एनकाउंटर की बात तो हो गई, यहाँ पे मीडिया कर्मी के सामने आपने एक एनकाउंटर अभी पिछले कुछ बीते दिनों में देखा, उसके बाद एक एनकाउंटर होता है कोर्ट परिसर में जिसको एनकाउंटर नहीं कहा जाएगा, जिसको कहा जाएगा अपराधी मर गया, हमें बिल्कुल दुख नहीं है। लेकिन कोर्ट परिसर में हुआ दुख इस बात का है। मेरे ख्याल से आपका क्या कहना है इस पे? क्या कहें, हम कुछ नहीं बता सकती है। देखिए, बात आपकी सही है, इनकाउंटर शासन करता है अपराधी का, लेकिन अगर कोर्ट परिसर में अपराधी को मार, क्योंकि उसने भी वो कोई प्रशासनिक व्यक्ति नहीं है, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको अधिकृत किया गया हो किसी को शूट कर देने का, तो वो अपराधी भी कहलाएगा, क्योंकि उसने अपराधी को मार देना, वो भी भारत का नागरिक है, अभी विचाराधीन है कि अगर न्यायालय से वो अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम सजा की व्यवस्था की गई है हमारे न्यायपालिका में, न्यायपालिका स्वयं उसको सजा देगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, देखिए न्यायपालिका बहुत
साफ बोल रही है। हम अधिवक्ता हैं, हम नहीं उसको मार सकते हैं, हम स्वयं अदालत के माध्यम से फैसला लाएंगे, उसको सजा दी जाएगी। लेकिन अगर उसको कोई दूसरा व्यक्ति मार रहा है तो वो भी अपराध की संज्ञा में आ रहा है। अब शासन प्रशासन को सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमारे संगठन ने कई बार कहा है, अगर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट आता है, साथ साथ में बढ़िया स्कैनर डिटेक्टर लगाए जाएं, जिनसे प्रॉपर जांच की जाए, अधिवक्ता सुरक्षित रहें, अधिवक्ता का पेशा सुरक्षित रहे, तभी हम न्याय दे पाएंगे। अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम वकील हैं, हम अपराधी नहीं हैं कि हम लोगों के साथ में पहलवानी करना जानते हैं, हम लोगों के साथ लड़ना नहीं जानते। हमने ज्ञान सीखा है, हमारे पास कलम है, हम बुद्धि से तेज हैं, हम विवेक से तेज हैं, हम विद्वान कहलाते हैं। विद्वता का काम लीजिए, वहाँ पर अपराधी प्रवेश बंद कर दीजिए, अपराधियों को प्रवेश तत्काल बंद हो जाना चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके की बात यहाँ सामने निकल कर आ रही है। यहाँ सुरक्षा के लिए लोग अपनी अपनी नीतियाँ दे रहे हैं, कैसी किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर बात कर रहे हैं। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्कर्ष पत्रिका। मैं हूँ अपर्णा, आपसे लेंगे।